हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो हार्मोन हैं वो बॉडी में अपने टारगेट सेल्स को किस तरह से पहचान पाते हैं और किस तरह से वो अपना एक्शन करते हैं, किस तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को वो अफेक्ट करते हैं। इसी वीडियो लेक्चर से हम ये भी समझ जाएंगे कि जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो कोरोना वायरस है वो केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट क्यों करता है, वो एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट क्यों नहीं करता है, बॉडी की किसी और ऑर्गन को अफेक्ट क्यों नहीं करता, वो केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट क्यों करता है। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम ये भी जानने में समर्थ होंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, अब ये एक्शन मैकेनिज्म जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाएगा और डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है ब्लड में, और जब ब्लड में डंप कर दिया जाता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पर पूरी बॉडी की सभी सेल्स के पास जाएगा। तो वो केवल अपनी जिस जगह उसको एक्टिविटी करनी है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है वो जाकर हेपेटोसाइट्स पे जाकर ही अपनी एक्टिविटी शो करेगा। बाकी अन्य सेल्स पे पूरी बॉडी में वो मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है अलॉन्ग विद ब्लड, तो फिर अन्य सेल्स को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ना। करना तो वहाँ भी चाहिए था, लेकिन वही क्यों कर रहा है। तो इस लेक्चर में हम इस लेक्चर के बाद ये सब कुछ जानने में हम समर्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह से जो हार्मोन है, सॉरी हार्मोन है, कि किस तरह से हार्मोन अपना एक्शन करता है, उसके एक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। तो ये हमारी कोई सेल है और सेल्स में ये लिपिड की बाई लेयर है। अब लिपिड की बाई लेयर है, इन सेंटर न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल जो होंगे वो होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस प्लाज्मा लेयर को क्रॉस कर जाएंगे और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इस प्लाज्मा लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री में भी आप लोग ने सर ने बताया होगा और पढ़ा होगा कि डिजोल्व लाइक डिजोल्व, डिजोल्व लाइक इसका मतलब है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर एबल टू डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूशन and polar substance are able to dissolve in polar solvent। तो जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा और वहां पर उसका मूवमेंट हो सकता है। तो इसी के आधार पर जो हमारे एंजाइम्स हैं, सॉरी हार्मोन्स हैं, दे आर टू टाइप। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके नॉन पोलर, एक होते हैं आपके। तो जो स्ट्राइड होंगे, जो फैट वाले हैं, ने स्ट्राइड हार्मोन लिखाए थे, दे आर ऑल इन नॉन पोलर इन नेचर। तो जितने भी जो स्ट्राइड हार्मोन थे, ये सारे कैसे हैं, स्ट्राइड हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन पोलर। बाकी के जितने भी आपके प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन नेचर वाले जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर। अब पोलर है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा,
नॉन पोलर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में जा सकता है, न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है। तो जब वो दो तरह के हार्मोन हैं, पोलर हैं नॉन पोलर हैं, तो अब ये होना चाहिए कि जो नॉन पोलर हार्मोन हैं, तो नेचर ने एवोल्यूशन के दौरान ऐसी प्रोटीन्स को बनाया जो प्रोटीन्स उन हार्मोन्स के लिए क्या हों, कॉम्पिटेंट हों। क्योंकि नॉन पोलर हार्मोन है तो उसके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो रिसेप्टर कैसा होगा, प्रोटीन का बना होगा, और वो सेल मेम्ब्रेन पे लगा होगा, मतलब साइटोसोलिक नहीं होगा रिसेप्टर। वो रिसेप्टर कैसा होगा, सरफेस रिसेप्टर होगा। ये कैसा रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो जो पोलर हार्मोन्स होते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल ऑफ न्यूक्लियस। अब ये रिसेप्टर कहां से आ गया, टर्म इसमें आया रिसेप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसेप्टर का मतलब ये है, जैसे अभी हमने बताया था कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो हेपेटोसाइट्स पर ही जाकर अपना एक्शन दिखाता है। क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जो हार्मोन होते हैं, जो भी उनकी टारगेट सेल्स होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक हार्मोन, एक स्पेसिफिक कोई हार्मोन है ये, और उस स्पेसिफिक हार्मोन का एक स्पेसिफिक क्या होगा, रिसेप्टर होगा। एक स्पेसिफिक हार्मोन है, स्पेसिफिक हार्मोन का एक रिसेप्टर होगा, और रिसेप्टर, अब हार्मोन आपका स्टेरॉइड नेचर का है तो रिसेप्टर साइटोसोलिक होगा, और रिसेप्टर ये पेप्टाइडल नेचर का है तो रिसेप्टर कैसा होगा, सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। तो रिसेप्टर कहां होता है, प्रेजेंट, रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल। रिसेप्टर आपका टारगेट सेल पे प्रेजेंट होगा, सभी जगह नहीं होगा, सभी जगह नहीं होगा। कहां प्रेजेंट होगा, केवल अपने टारगेट सेल्स पर ही प्रेजेंट होगा। तो अब बात ये आती है कि दो तरह के हमारे क्या हो गए हार्मोन, पोलर और नो पोलर, दो तरह के रिसेप्टर हो गए, सेल सरफेस रिसेप्टर और साइटोसोलिक रिसेप्टर। अब दोनों की एक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर होगी, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो ऐसे हार्मोन का एग्जाम्पल लेंगे जिनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर है ये, और यहां पर कोई हार्मोन है, एग्जाम्पल में एफएसएच को लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर इसका ये क्या लगा हुआ है, कोई रिसेप्टर लगा हुआ है। जैसे ही ब्लड के साथ में एफएसएच हार्मोन, ये क्या है, ब्लड है, और ये कोई ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल से क्या हुआ, एफएसएच हार्मोन यहां पे आएगा, ये सारा ब्लड आता है सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और उसके साथ में भी क्या है, ये एफएसएच हार्मोन के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। तो जो इनकी एफएसएच की जो टारगेट सेल हैं, ओवेरियन ग्रोथ, ओवरी के अंदर, तो ये एफएसएच आएगा और एफएसएच आकर के इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर उस एफएसएच हार्मोन मॉलिक्यूल के क्या होगा, कॉम्पिटेंट होगा। जैसे ही दोनों पास में आएंगे दूसरे पे क्या ये चिपक जाएंगे, और इनके चिपकते ही एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, मतलब जैसे ही हार्मोन प्लस रिसेप्टर जुड़ जाएंगे, देन फॉर्म अ
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन प्लस रिसेप्टर आपस में अटैच होंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बचेगा, तो इसका जो साइटोसोलिक डोमेन है, साइटोसोलिक डोमेन का मतलब जो प्रोटीन है और प्रोटीन का वह पार्ट जो नीचे की ओर लगा है, इसे क्या कहेंगे, साइटोसोलिक डोमेन कहेंगे। इसमें कुछ कंफर्मेशन चेंज होगा और ये क्या करेगा कि सेल साइटोसोल के अंदर कुछ सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट होंगे, इसके यहां अटैच होते हैं, इसमें कंफर्मेशन चेंज होगा। ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन, ये क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर को क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा। जैसे ही वो इन सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, तो अब ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि कैस्केड चलेगा पूरा। कैस्केड का मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे आगे 5 बच्चे और खड़े हैं, तो मैंने कोई चीज पकड़ी, मतलब मुझे किसी ने कोई मैसेज दिया, मैंने मैसेज उसे दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, फाइनली जो सबसे दूर खड़ा हुआ है वो अपना काम ठीक से कर लेगा। तो इस एक प्रकार से कैस्केड मैनर में सारी चीजें चलेंगी। एक मॉलिक्यूल आएगा, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरे तीसरे को एक्टिवेट करेगा, और फाइनली जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहां पर जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको यहां पे लिखते रहना साइड से, क्या होगा, जनरेशन ऑफ और एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ऐसा हम बोले तो सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। क्या आएंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। और जब बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। जैसे हम एफएसएच का एग्जांपल लिया था, तो क्या होगा, ओवेरियन ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और भी हार्मोन है, क्योंकि नीट के सिलेबस में और बहुत ज़्यादा नहीं है, विस्तृत इसका नहीं है। जब आगे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आप सिग्नलिंग पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह से इंसुलिन जाता है, इंसुलिन अंदर जाएगा, किस प्रकार साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, किस तरह से और बहुत सारे एंजाइमेटिक कैस्केड चलेंगे, और बहुत सारी ग्लूकोन्यू ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगी, वो हम आगे देखेंगे अभी, और थोड़ा बहुत जानेंगे, बाकी आप डिटेल में आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो इस तरह से कोई ऐसा हार्मोन, ये हार्मोन कैसा है, पोलर हार्मोन। पोलर हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, और जिसका जो रिसेप्टर है वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होगा, उसकी एक्शन मैकेनिज्म क्या है। और ऐसे अगर हम एग्जाम्पल्स का मतलब इसके एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में आप लिख लेना, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो एस्पार्टेट, सॉरी ईडीएच। ईडीएच हार्मोन हमारा ऐसा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एफएसएच हमने देख ही लिया, एक्सेट्रा। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और जो कि पोलर इन नेचर होते हैं। अब वो इसी के बाद में हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब ऐसे हार्मोन जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, वो उनकी मैकेनिज्म क्या है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। पोलर नॉन पोलर हार्मोन की बात करते हैं, नॉन पोलर। और नॉन पोलर हार्मोन में जो एग्जांपल लेंगे वो किसका लेंगे हम, एस्ट्रोजन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यूटेराइन जो सेल होती हैं उस यूटेराइन
सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर की ये पूरी सेल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये हमारा जीनोम है। जीनोम बोले तो डीएनए या न्यूक्लिक मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, और जो नॉन पोलर हार्मोन्स होते हैं दे कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, आसानी से चले जाएंगे अंदर। अब जब इनको कोई रोके टोक नहीं है तो भाई इनके लिए फिर नेचर क्या जरूरत थी यहाँ पे प्रोटीन लगाने की। भाई मतलब खामा खा क्यों किया जाए इतना, क्यों प्रोटीन बनाई जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए, क्यों एनर्जी वेस्ट की जाए। तो सॉरी यहां से ये हार्मोन क्रॉस करेगा, ये साइटोसोल के अंदर आएगा। अब जब ये इस वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी नॉन पोलर होती है, तो वो इसको भी क्रॉस कर लेगा और यहां पर आकर के ये क्या करेगा, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैच होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, पर यहां पर भी क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जाकर के अपने जो भी जीन है वहां पर जाके अटैच हो जाएगा और यहां पे अटैच होते ही इसके क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए साइटोसोल से निकल के साइटोसोल में आएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन क्या होगी, कोई एंजाइम, भाई ऑब्वियसली बात है, कोई प्रोटीन क्या होगी, एंजाइम होगी। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, अपनी अपनी रिएक्शन कैटालाइज करेंगे। और जैसे ही ये क्या करेंगे, रिएक्शन को करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल क्या देखने को मिलेगा, हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसका भी सिंपल है, उसका भी सिंपल था, मतलब इतना इजी वे में आपको समझ में आ गया कि एक्शन मैकेनिज्म क्या है हार्मोन की, वो किस तरह से सेल के अंदर एंटर करेगा। भाई आया, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, अब रिसेप्टर हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो, अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाकर जैसे ही अपने टारगेट पर मतलब प्रोमोटर पर जाकर अटैच होगा, प्रोमोटर पर जाकर अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए की प्रोसेसिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, then the mRNA goes into the cytosol and the protein synthesis start, and the protein synthesis जब स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन में भी एंजाइम, एंजाइम होगा तो बहुत सारी क्या करेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अब बायोकेमिकल रिएक्शन कैटालाइज हो जाएंगी तो सीधी सी बात है क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओवेरियन सेल्स के अंदर बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इस हार्मोन ने, अपना एस्ट्रोजन ने काम किया, एफएसएच का हमने एग्जांपल देखा। और आगे चल करके जब हम एक पार्टिकुलर हार्मोन की बात करेंगे तो उसकी भी एक्शन क्या है, वो किन सेल्स को टारगेट करता है, उसमें क्या क्या काम करता है, इनको भी हम ब्रीफ में देखते चलेंगे। हालांकि इतना नीट के सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम आगे की चीज़ों को भी टच करेंगे। जो बच्चे एमएससी वाले हैं और जो बच्चे बीएससी वाले हैं और जो नेट की प्रिपरेशन करेंगे, उनका भी बेसिक कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा ठीक होगा। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है केवल नीट वालों के लिए एसेंशियल है, ये नेट जो कि एस्पायरेंट्स हैं लाइफ साइंस से, नेट जेआरएफ के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। और उनके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अगर बच्चों की क्यूरी आती हैं, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो फिर नेट लेवल से भी हम चीज़ों को देखेंगे। तो ये तो रहा क्या, एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। तो अब स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, हमने वो एग्जाम्पल में देख लिए थे, और पिछले के लेक्चर में जाकर के आप उसे देख सकते हैं कि स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। कॉर्टिसोन हो गया हमारा, इपिनेफ और कॉर्टिसोन हो गया, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, सॉरी इस तरह के बहुत सारे हार्मोन हो गए। नहीं, इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होगा, बाकी एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन,
इग्डियोशोन, कॉर्टिसोन और थायरॉक्सिन, रेटिनोइक एसिड, जुवेनाइल, बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। उनको हम वन बाय वन आगे चल के देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कोरोना कैसे केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्फेक्ट करता है, वो किसी बॉडी के अन ऑर्गन में जाकर के इन्फेक्शन क्यों नहीं कर पाता, उसका बाद थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सेल्स को ही इन्फेक्ट क्यों करता है? इसका कारण यह है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो लाइनिंग है वहां की सेल्स की बात करते हैं, तो ये वो सेल है। बहुत खुश है, और खुशी के साथ साथ इसके पास में एक रिसेप्टर है जिसे बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। बाकी की और बॉडी की सेल्स हैं उसके पास में, वो भी सेल्स हैं, सारी की सारी सेल्स खुश हैं, बहुत खुशहाल हैं, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सुप्रिय समझती है क्योंकि इनके पास में ACE2 रिसेप्टर होता है। इनके पास में कोई रिसेप्टर जो अदर ऑर्गन है बॉडी के, अदर ऑर्गन है उनके पास में ACE2 रिसेप्टर नहीं है। यहां से जो भाई साहब हैं, कोरोना भाई साहब, ये कौन है? कोरोना भाई साहब मतलब वायरस है। अब वो ये बड़ा घूमते हुए गए, इसके पास गए, यहां पे देखा, जैसे यहां पे ये घूमते हुए आए, इनको देखा, यहां से ही वापस आ गए क्योंकि इनके लिए गए तो थे बहुत खुशी में, और जैसे इनके पास गए इन्होंने लताड़ मार दी कि मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तू मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो यहां से फिर ये रोते हुए चले आए। अब जैसे ही रेस्पिरेशन के थ्रू किसी ने खांसा छींका, तो उसके द्वारा जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में गए, हमारे जो सांस ली अंदर गए, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर भी घूमते हुए जाएंगे। प्रयास में है कि कोई हमें ऐसा मिले जो हमें चाहने वाला मिले। तो जैसे ही घूमते गए इनको क्या मिल गया? ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो गए, और ACE2 रिसेप्टर को देखकर ये खुश हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही कोरोना वायरस आ गया, सीधी बोले तो कोरोना वायरस, ये सेल को क्या करेगा? इसके लिए ACE2 रिसेप्टर क्या समझेगा कि ये रिसेप्टर वो समझेगा कि मेरा ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, मतलब जो मुझसे जुड़ेगा वही आ गया। कोरोना वायरस के पास जो है वो ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने के लिए एफिशिएंस है, मतलब वो कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप कर सकता है। जैसे ही ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेगा, ये कोरोना वायरस क्या कर लिया जाएगा? एंडोसाइटोसिस के द्वारा क्या हो जाएगी? एंडोसाइटोसिस, मतलब बाहर की चीज को अंदर लेने के लिए जैसे इसके साथ होगा, तो यहां पर क्या होगा? एंडोसाइटोसिस होगी, और ये कोरोना वायरस यहां पर अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा, इसका mRNA जो इसका RNA, वो RNA जो आएगा वो बाहर आएगा। रिवर्स RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये DNA बनाएगा, और इस सेल के जो ये वाली सेल थी, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, और उसके जीनोम में खुद को धसा लेगा, और अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, और कॉपी बना करके एटलीस्ट थोड़े समय के बाद क्या होगा? इस सेल को वो वश कर देगा, और बहुत सारे कोरोना वायरस बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से ये अब ये अन्य जो रेस्पिरेटरी और सिस्टम है उसकी अन्य सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्ट करेगा और फिर में इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब जो सेम केस था रिसेप्टर वाला हार्मोन के लिए, वही सेम केस किसके लिए? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, जो सेल्स होती हैं, उनमें ACE2 रिसेप्टर होता है। कोरोना वायरस आएगा, ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेगा, तुरंत ही एंडोसाइटोसिस होगी, कोरोना वायरस अंदर जाएगा, कोरोना वायरस अंदर जाएगा, उसका RNA बाहर निकलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के द्वारा DNA बनाएगा, और DNA जाके इंजेक्ट किस में हो जाएगा? हमारे जो सेल का मेन DNA उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा, और अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद जब बहुत सारे कोरोना वायरस बन जाएगा, मतलब मशीनरी का यूज करेगा, इस सेल की जितनी मशीनरी उसको यूज करेगा, और अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, सेल बस्ट हो जाएगी। इस तरह से और सेल्स को इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन फिर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में
फैल जाता है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये थी कि किस तरह से कोरोना वायरस केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। आगे के लेक्चर में हम अब देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, उनकी क्या वो हार्मोन क्या क्या काम को करते हैं। थैंक यू।